गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई में तो अभी तो आप लोग कहीं ना कहीं घूमने ही गए होंगे, क्योंकि क्लास तो टाइम पर लेने की क्या ज़रूरत है, रिकॉर्डेड मिल ही जा रहा है। बट जल्दी ही क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, सिर्फ लाइव रहेगी। चलिए आज की क्लास अब हम लोग शुरू करेंगे, और पीछे की क्लास से अगर कोई आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब लाइव क्लास लें तब तो पूछेंगे। शेड्यूल 4:10 था, मैंने आज थोड़ा पहले ही शुरू कर लिया, 4:10 ध्यान नहीं दिया। खैर 4:10 हो भी गए होंगे मुझे लगता है। हाँ 4:08 हो रहा है। चलो आवाज़ क्लियर है? यहाँ से आवाज़ क्लियर है, बाकी आप लोगों के एंड से और देख लीजिए। यहाँ से आवाज़ क्लियर है, बाकी आप लोगों के एंड से और देख लीजिए। ठीक है, तो मैं अपने एंड पर भी चेक कर लिया, बाकी ठीक है। जो भी क्लास में हैं, मैं थोड़ा अपने मोबाइल को चार्ज में भी लगा लूँ, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास के लिए मैंने बोर्ड का फोटो अलग ले लिया है, क्योंकि बोर्ड का फोटो में लगभग 70 पेज के आसपास हो गए थे, और फिर वो कंप्रेस करना और भेजना आपके लिए भी फिर वो डबल से रोज देखना था। हालांकि अच्छी बात थी कि रोज आप पुरानी चीज़ों को भी देख पा रहे थे, बोर्ड का फोटो जा रहा था तो। लेकिन अब ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण मैंने आज नया बोर्ड ही ले लिया है, नया बोर्ड यूज कर लिया है। अब जो कुछ भी बचा हुआ है लाइट का, वो इस बोर्ड में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की लेक्चर को हम लोग एक बार फिर से, सभी लोग जो भी क्लास में लाइव होंगे उनको भी गुड मॉर्निंग, और जो लोग देखेंगे अभी रिकॉर्डेड में उन लोगों को भी गुड मॉर्निंग। अभी तो बोल दे रहा हूँ, बड़ा जल्दी वो लोग रिकॉर्डिंग क्लास रहेगी ही नहीं, सिर्फ लाइव रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे। आज के लेक्चर का सबसे पहले कोडिंग करते हैं कि आज के लेक्चर का कोडिंग क्या है। आज का लेक्चर है एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इकाई 1 भौतिक विज्ञान। लेक्चर आज का रहेगा 015E नहीं बल्कि 015F। ई तो हो चुका है, तो 015F आज का लेक्चर होगा। और टॉपिक जो आज का रहेगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से अभी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हुआ है, इस पेपर में लूमिंग प्रभाव पूछा है। जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी पेपर हुआ है एमपीपीएससी मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन लूमिंग प्रभाव के बारे में भी पूछा है, और वो लूमिंग प्रभाव आज आपको प्रकाश में मिल जाएगा कि ये क्या है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा, पहले से हमको पता है कि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रकाश का पूरा सिलेबस भी हम इधर देख चुके हैं कि क्या है। कई बार सिलेबस पुराना नया सब देख चुके हैं कि प्रकाश में सिलेबस क्या बोला है। परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब निर्माण, ये सारा सिलेबस आपको समझा भी दिया हूं मैं, क्योंकि ये एफ क्लास है। 015 से शुरू किए थे हम लोग, 015 देन 015 ए बी सी डी ई, आज एफ क्लास है। तो सारी बातें हमने बेसिक कर लिया है। टॉपिक इसलिए मैंने सिर्फ केवल यहां प्रकाश लिख दिया है। इस टॉपिक में सब टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें देखेंगे कि कब बनता है, क्योंकि हमने अपवर्तन पढ़ लिया है, ये अपवर्तन का ही रूप है। ये ध्यान रख लेना कि ये रियल में परावर्तन नहीं है, बल्कि ये क्या है, अपवर्तन का ही एक रूप है। अभी देखेंगे अपवर्तन के कारण ये होता है, तो अपवर्तन का ये रूप है एक। उदाहरण इसका हम देखेंगे
ये गर्म प्रदेशों की मरीचिका होती है, मिराज होता है। गर्म प्रदेशों की मरीचिका को मृग मरीचिका या केवल मरीचिका कहते हैं, और लूमिंग प्रभाव है वही बात, लेकिन ये ठंडे प्रदेशों की है। तो अभी हम देखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में, हालांकि दोनों कंसेप्ट एकदम एक ही जैसे हैं, कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ठंडे प्रदेशों की है और ये गर्म प्रदेशों की है, और ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही संबंधित हैं। और भी उदाहरण देखेंगे और इसके उपयोग भी देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कई युक्तियां हैं जो चिकित्सा विभाग में आप कभी सुनते होंगे कि एंडोस्कोपी कराने जा रहे हैं, पेट का या शरीर के अंगों का एंडोस्कोपी होता है। उस एंडोस्कोपी में भी अपवर्तन का यूज है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज है, अपवर्तन का ही रूप है एक तरीके से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग है। और ऐसे ही और भी कई जगहों पर ऑरिस्कोप में, ऑटोस्कोप में, ऐसे अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र में उपकरण बनाए गए हैं जिन उपकरणों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग है। तो इससे जुड़ा एक और जनरल, अगर हम इंटरनेट की दुनिया में आ जाएं, तो इंटरनेट की दुनिया में सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए भी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं आजकल। और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं तो एक उपकरण बना लिया है हमने, और उस उपकरण का नाम अक्सर आप सुनते रहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। उस उपकरण का नाम आप सुनते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। अक्सर आप सुन रहे हैं, अभी न्यूज भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भारत ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है भारत के अलग अलग गांवों में भी, जिससे कि 5G कनेक्टिविटी को एक्चुअल वे में सबके पास तक सबको दिया जाए, या 5G प्रौद्योगिकी को एक्चुअल जो अमली जामा है उसको पहनाया जा सके। और इसलिए प्रकाशिक तंतु भी बार बार आपको सुनने को मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ ही एक उपकरण है। और ये भी आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी MPPSC के पेपर में पूछा जा सकता है फ्यूचर में कभी। ऐसा नहीं कि उसने लूमिंग प्रभाव पूछ लिया तो लूमिंग प्रभाव इस बार याद कर लो और अगली बार कुछ और पूछ ले तो फिर वो याद करो। ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ना उसको होलिस्टिकली है कि पूछे जब तो हम आंसर लिख के आए, न कि उसके आने के बाद फिर उसको कॉपी में नोट करें, तो ऐसे पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो आज की क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस में आपको फिर से इसलिए लगा दिया कि सिलेबस आप देखते रहें कि एकदम माइंड में आपके सिलेबस बना रहे। सिलेबस मैंने फिर से यहाँ लगा दिया। हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश वाला, और अब शुरू करते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ध्यान से, आज की क्लास अब शुरू हो रही है। आप ध्यान से बातों को सुनेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या इसका मतलब है? मतलब लाइट, इसका मतलब जनरल अगर शब्दों का मतलब समझना चाहें हम, तो शब्दों का मतलब यह है कि किसी सतह पर जो प्रकाश पड़ रहा होगा, अगर मान लो ये प्रकाश पड़ रहा है, जितना प्रकाश पड़ रहा है, पूर्ण परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि जितना प्रकाश पड़ रहा है, जितना प्रकाश आपतित हुआ, शब्द का मतलब थोड़ा समझ लें हम पहले, कि जितना प्रकाश आपतित हुआ एकदम उतना ही प्रकाश क्या हो गया? परावर्तित हो गया। 100%, हालांकि पॉसिबल होता नहीं है बट ठीक है, उतना ही प्रकाश क्या हो गया? परावर्तित हो गया। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उतना ही प्रकाश परावर्तित हो जाता है
इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बट एक बात यहाँ और समझ ले पहले बेसिक में ही, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वो बेसिक क्या है, मैं नहीं दिखूं बोर्ड पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड दिखना चाहिए। और जब मैं साइड में होता हूं तो उस समय बोर्ड ही दिखाई देता है, तो बोर्ड पे ध्यान दो। एक बात और बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेनी है, और वो बात क्या दिमाग में रखनी है कि प्रकाश का जो परावर्तन होने की घटना है, इस घटना में अगर हम जाएं तो ये अपवर्तन की घटना है। ध्यान रख लेना कि ये अपवर्तन की प्रक्रिया है, ये अपवर्तन की प्रक्रिया है, परावर्तन की प्रक्रिया नहीं है। ये अपवर्तन की प्रक्रिया है। अभी हम समझेंगे तो देखेंगे इस बात को। तो इतनी बात तो आपको दिमाग में रख लेनी है कि इस शब्द का मतलब क्या हुआ। जो शब्द है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मुझे गोल गोल एक बार घूमना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन गोल गोल घूमना इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो माइक है मेरा वो पैर में फंस गया था। खैर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये बेसिक बात समझ लिए। अब थोड़ा हम समझना चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। ध्यान से समझिए, प्रकाश का अपवर्तन को बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाया। समय का उसमें पाबंदी नहीं देखा, तो उस बात का अब उपयोग यहां आप अच्छे से कर पाओगे। पहली बात कि प्रकाश की किरण आप यहां लो क्या, सघन माध्यम यहां लिया, और इधर मैं लेता हूं क्या, विरल माध्यम। अभी दोनों करके दिखाऊंगा जिससे आपको बात समझ में आ जाए। सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों लिया, और सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है, इनके बारे में काफी डिटेल्ड चर्चा हो गई है, तो फिर हम नहीं करेंगे। सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम से एक प्रकाश की किरण आपतित हुई ऐसे, तो हमने देखा कि अभिलंब से ये कोण कितना बना रही है। हमने देखा कि ये अभिलंब हमने अगर ऐसे खींच दिया, इसका नाम अगर PQ रख लिया, इसका नाम अगर AB रख लिया, और अभिलंब अगर हमारा MN है, तो हम देख रहे हैं कि अगर नहीं होती प्रकाश की किरण, माध्यम नहीं बदलता, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती, सीधे इसी रास्ते पे निकल जाती। लेकिन माध्यम होने के कारण सघन से विरल में तेज होती है, और इसलिए वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अपने रास्ते से और थोड़ी सी विचलित होकर दूर हट जाएगी। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये आपतन कोण I कम रहेगा, और ये अपवर्तन कोण R क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर दिख रहा है। और पहले मैंने इसलिए आपको पहले शुरू के लेक्चर्स में, कल के लेक्चर में इतना बैकग्राउंड बनाकर समझाया था, इसीलिए कि आपको आगे की बात एकदम क्लियर रहे। अब यहाँ पे विचलन कोण I कब बड़ा रहेगा, R कब बड़ा रहेगा, फिर डबल से दिखाऊंगा, फिर पुराना लेक्चर हो जाएगा। वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा अगर कल की क्लास नहीं देखे हो तो ये आपतन कोण और ये क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यहाँ पे ज्यादा है, मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार कि यहां पर अपवर्तन कोण, यहां अपवर्तन कोण, यहां अपवर्तन कोण बड़ा है, मतलब R बड़ा है, और आपतन कोण क्या है, छोटा है। आपतन कोण छोटा है, यहां पर आपतन कोण यहां छोटा है। अब क्या समझना है यहां पर, अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, ये किरण है ना, तो अब धीरे धीरे आपतन कोण के मान को बढ़ा रहा हूं। मतलब क्या कि और तिरछा करके इसको लेके आ रहा हूं। देखो ये मैं इसको और अब ऐसे डैश डैश करके दिखा रहा हूं, समझ लो, और तिरछा करके इसको यहां लेकर आया, तो क्या हो गया, ये कोण बढ़ा। और जब ये कोण बढ़ा, इसका नाम मैं I1 दे देता हूं। ये कोण जब बढ़ा तो 100% है कि अब ये किरण भी क्या हो जाएगी, और ऐसे दूर भाग जाएगी, और ऐसे दूर भागेगी। तो अब ये वाला कोण भी अब बढ़ गया। ये क्या हो गया,
इसको R1 कर देते हैं और झुकाते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण होती तो मैं इसको झुका देता ऐसे, तो वैसे ही झुका रहा हूं और झुका दिया मैं ऐसे, और ऐसे जब यहां लाके झुकाया, झुकाते झुकाते जब यहां पर लेकर आया तो मैंने देखा कि ये वाला कोण, ये वाला जो अपवर्तित हो रही है किरण, ये एकदम क्या हो गई है, मैं थोड़ा रेड दिखा दूं, यहां पे आपको कलर बदल दूं जिससे कि और क्लियर समझ में आए। इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं कि इसको झुकाते मतलब इस आई को मैं बढ़ा रहा हूं। बढ़ाने का तरीका है कि मैं झुकाते रहूं इसको, तो झुकाते झुकाते क्या हो रहा है, एक समय ऐसा आ रहा है कि ये इस पर ऐसे चलने लगी है, इस पर परावर्तित होने लगी है, बाउंड्री पर ही परावर्तित होने लगी है। और बाउंड्री पर जब परावर्तित होने लगी है तो ये बाउंड्री पर अपवर्तित होने लगी है तो ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अभिलंब और इसके बीच का कोण, मतलब ये पूरा कोण यहां से लेकर ये जो कोण बन रहा है, यहां से भी ऐसे बना सकता था मैं, बट पूरा यहां से दिखा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा R2। बट ध्यान रख लेना कि जब ये बाउंड्री पर जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, AB यहां पे क्या है, AB है अपवर्तक पृष्ठ। AB इसलिए आपको पूरा बेसिक से चीजें पढ़ाई जाती हैं कि एग्जाम में कहीं भी सरप्राइज ना हो। अपवर्तक पृष्ठ, तो अपवर्तक पृष्ठ जो है उसके बाउंड्री पर ही अब अपवर्तित होने लगी है ये, तो उस समय जो इधर कोण बन रहा है, ये जो पूरा आपको कोण दिख रहा है यहां तक का कोण, हमने आई को बढ़ाता रहा यहां से आपतन को, तो ये वाला कोण जो बन रहा है ये कोण क्या हो गया है, अब इस स्थिति में, ये वाली स्थिति में इस कोण का नाम हम क्या देते हैं, क्रांतिक कोण। इस स्थिति में इस कोण का नाम क्या देते हैं हम, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोलते हैं, मतलब क्रांतिक कोण किसका मान होता है, आपतन कोण का मान होता है। आपतन सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। भाई यहां से यहां तक ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले तो हमको समझ लेना है कि क्रांतिक कोण क्या है। अब बात यहां एक और सोचने वाली है कि 90 ये पहले हुआ है या ये पहले हुआ है, तो डायग्राम से तो दिख ही रहा है कि पहले ये 90 हो गया है और इसको ऐसे करेंगे तो ये और उधर भागने लगेगी किरण। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि अपवर्तन कोण बड़ा रहेगा और आपतन छोटा रहेगा। तो आपतन अभी 90 नहीं हुआ है, उससे पहले ही अपवर्तन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि अपवर्तन बड़ा रहता है और आपतन कोण छोटा रहता है। ये कंसेप्ट पूरा हमने कल की क्लास में देखा कि सघन से विरल में जब प्रकाश किरण जाती है तो वो प्रकाश किरण क्या करती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण ज्यादा रहता है और आपतन कोण का मान कम हो जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि पहले कौन हुआ है 90, ये 90 पहले होगा और ये 90 बाद में होगा। पहले इतनी बात समझेंगे फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे। तो ये क्रांतिक कोण आपने समझ लिया। क्रांतिक कोण को मैं अगले पेज पर लिखूंगा, पहले अगले पेज पर चल के पहले मैं क्रांतिक कोण को लिखूंगा और फिर उल्टा भी दिखाऊंगा। फिर पहले परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको एक बार और दूसरे एंगल से इस बात को दिखाता हूं। देखिए अब मैं फिर इसी बात को क्या करता हूं, ये फिर एक मैंने अपवर्तक पृष्ठ लिया AB, बट इस बार उल्टा कर दिया। इस बार मैंने विरल माध्यम लिया ऊपर और सघन माध्यम ले लिया यहां नीचे। अब थोड़ा समझिएगा कि यहां क्रांतिक कोण की स्थिति कैसी होगी। एक प्रकाश की किरण मैं यहां से लेके आ रहा हूं, ये प्रकाश की किरण का नाम फिर से सेम रख लेता हूं PQ। अब यहां पर मैं एक अभिलंब खींचता हूं और जब मैं यहां एक अभिलंब खींचूंगा, ये है अभिलंब का नाम है MN, अभिलंब का नाम है MN। तो ये अभिलंब के तरफ ही झुक जाती है। आपको पता है कि अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये ऐसे सीधे जाती, कल बना के दिखा रहा था, एकदम सीधे रास्ते पर चले जाती। तो मैं एक पेन अगर मेरे पास और रहे तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँ। 1 मिनट का समय दें,
मैं एक पेन लाता हूं जिससे कि आपको क्लियर और बात समझ में आए। देखिए, ये अगर नहीं होता माध्यम, स्केल तो है नहीं और आपको एग्जाम में ऐसा करना भी नहीं है, तो ये ऐसे गई होती, बट सघन माध्यम है इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से और विचलित होके ऐसे हो जाएगी। ये हो गई, अपने रास्ते से विचलित होके ऐसे हो गई ये किरण। ये वाला हिस्सा जो उसको पहले जाना चाहिए था उधर नहीं गई, बल्कि अपने रास्ते से विचलित कैसे हुई, तो अभिलंब की ओर झुक गई। जब अभिलंब की ओर झुक गई तो यहां पे क्लियर हमको समझ में आ रही है बात। इसका नाम अगर हम R रख लें, QR, तो ये आपतन कोण I है और ये अपवर्तन कोण R है। क्लियर, यहां पे हमने पहले भी पढ़ लिया है, फिर बता देता हूं कि आपतन कोण, यहां पर आपतन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण बड़ा रहता है। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें आपतन कोण बड़ा रहता है और अपवर्तन कोण छोटा रहता है। अपवर्तन कोण छोटा रहता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा रहता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है। I बड़ा होता है और R इसमें छोटा होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, मैं फिर से I को बढ़ाना चाहता हूं। पहले तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि I को बढ़ाएंगे तो I ही पहले 90 होगा और R बाद में 90 होगा। पहले 90 कौन हो जाएगा, I, और जब ये I 90 होगा तो R अभी 90 से कम रहेगा, और जब इसको 90 से भी बड़ा करेंगे तब जाके इसका मान 90 होगा। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां तो घटने वाला नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं हम। अब मैं बढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए, ब्लैक से ही पहले मैं बढ़ाऊं। यहां पे देखिए, ये ब्लैक पेन लेके ही मैं यहां पे इसको बढ़ाया। जैसे ये पेन होता है ऐसे, तो मैं इसको और झुका देता, तो ऐसे झुका के मैं इसको और ऐसे यहां पर बढ़ाया और देखा कोण क्या हो गया है, I1। तो हमने देखा कि ये और झुक गया अभिलंब की तरफ। हो सकता है कि अभिलंब पर ही आ जाए या और झुक जाए। यहां पे मैं इसको डैश डैश से ऐसे झुकाते हुए दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इधर नहीं झुकेगा, गलत हो रहा है, थोड़ा सा रुकें, क्योंकि ये वाला, एक तो यार इस बोर्ड का ये समस्या है कि मिटाना मुश्किल होता है। अभी ये अंडू हो ही नहीं रहा है, मुझे फिर से इतना करना पड़ेगा। खैर, कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बोर्ड में बस यही समस्या है, अगर यही डिजिटल नहीं होता तो फटाक से काम बन जाता, उतना ही मिटा देते उंगली से। चलिए, तो ये पहले वाली जो है ऐसे विचलित हुई थी, अब बना ही रहे हैं तो ब्लैक से ही बना लें। विचलित को भी रेड को डायरेक्ट दिखाएंगे उससे। जब मिट ही गया तो फिर क्या, नहीं मिटा था तब तक ठीक था, अब मिट ही गया तो ढंग से ही कर लेते हैं। ये है, ये अभिलंब। तो पहली वाली प्रकाश की किरण जो थी ये अभिलंब की ओर, अरे यार आज क्या हो रहा है, पहले वाली किरण जो है वो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकी थी, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकी थी। दूसरी वाली जो रहेगी ये थोड़ी सी और ऐसे झुक जाएगी, ये ऐसे, क्योंकि बहुत तिरछा है ना तो थोड़ा सा ये भी बढ़ जाएगा। ये R थी, ये और, तो ये इतना कोण R था, ये इतना कोण क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और झुकाते रहेंगे इसको। मान लो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लाता हूं, ये इतना झुका दिया, तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, ऐसे इतना झुक जाएगी। बट ये वाला कोण क्या हो गया, R3 हो गया। अभी भी देखोगे ये वाला कोण ज्यादा है, I2, ये I3 हो गया और ये R1 R2, ठीक है, ये R2 हो गया। अब अगर इस प्रकाश की किरण को मैं एकदम सतह पर डालने लगूं ऐसे, ये जो सतह है ना इसी पर इसको मैं ऐसे आपतित कराता हूं, ये, उसके बाद भी ये क्या होगी, अपवर्तित इधर होगी ऐसे।
अभी भी 90 नहीं हो पाया। तो हम देख रहे हैं कि इस बार ये वाला कोण पहले 90 हो गया, ये पहले ही 90 हो गया, उसके बावजूद अभी ये वाला कोण 90 नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रांतिक कोण वाला घटना ठीक से घट नहीं रहा है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान 90 डिग्री होने के बाद भी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो रहा है। फिर हमको इस माध्यम से भेजना पड़ेगा प्रकाश की किरण, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए ध्यान रख लो कि इस वाले कंडीशन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, इस कंडीशन में ही केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और अब मैं क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण की परिभाषा, और ये परिभाषा कहाँ रहेगा, लिख देता हूं यहां पे नेक्स्ट पेज। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। एक बार फिर आपको मैं समझा दूं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो मैं इसको एक बार यहां पर नेक्स्ट पेज पर बात को लिख देता हूं, हालांकि आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा, क्रांतिक कोण की परिभाषा अगर हमको देना है तो हम बोलेंगे कि विरल माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान रखना, क्रांतिक कोण आपतन कोण है, इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण नहीं होता है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC द्वारा, कैपिटल I और C मतलब क्रिटिकल, इसे IC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे IC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे IC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि सूत्र के रूप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, लिखने की बस सुन लो कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक हम पढ़ते हैं, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, 1 में साइन IC। बट ये आपके लिए काम का नहीं है, बस ऐसे बता दिया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है और क्रांतिक कोण हमको पता रहे तो 1 में साइन IC कर देंगे तो क्रांतिक कोण निकल जाएगा। खैर, ये न्यूमेरिकल्स वाले चीज़ों में बनती है और हमारे सामान्य अध्ययन के तैयारी के हिसाब से इसका कोई खास रोल दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका डेरिवेशन भी हमारे किसी काम का नहीं है। बट डायग्राम इसका हम पीछे समझने के हिसाब से लिखे हैं। यहां डायरेक्ट डायग्राम बनाओगे
और यहां डायरेक्ट डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहां लिखोगे, यहां सघन माध्यम और यहां विरल माध्यम। एकदम अगर बहुत ज्यादा कंजस्टेड हमको डायग्राम नहीं बनाना है तो ये आप यहां पे प्रकाश की किरण दिखाओ, ये प्रकाश यहां पे अभिलंब दिखाओ, ये PQ है और ये MN है अभिलंब। और सीधी बात की, अगर ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाए कहाँ, इस बिंदु पर, मुझे ब्लैक ही दिखाना पड़ेगा, प्रकाश की किरण अगर इस पर अपवर्तित हो रही है तो उस समय ये वाला कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। और इस कोण को हम क्या नाम दे दिया करेंगे उस समय, IC क्रांति कोण। तो सिंपल डायग्राम बनाने के लिए आपको ये डायग्राम ठीक रहेगा। ये AB, और यहां पे ध्यान रखिएगा कि PQ क्या है, नीचे दिखा भी सकते हो, PQ आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है, और अपवर्तित किरण क्या है तो वो भी नीचे लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक लाइन की बात रहेगी। अपवर्तित किरण यहां पे कौन सी है, तो अपवर्तित किरण है QB, अपवर्तित किरण QB है। जो पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है, तो अपवर्तक पृष्ठ हमारा है, अपवर्तक पृष्ठ AB है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि अपवर्तक पृष्ठ पर ही जो अपवर्तित किरण है वो चलने लग रही है QB। IC क्रांतिक कोण है, हमने पहले ही देख दिया कि इसे IC द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है। तो एग्जाम में अगर कभी आपसे क्रांतिक कोण पूछ ले तो इतना लिखोगे, ये बना दोगे, सफिशिएंट हो गया। बट समझना महत्वपूर्ण था और इसलिए मैंने इतना समय लिया इस बात को समझाने के लिए। और अगर इतनी बात समझ में आ गई है, कौन है क्लास में, थोड़ा भोंपू बजाओ क्लास में अगर हो तो। अब जो है वही कम से कम भोंपू बजाओ, बाकी लोग तो अब शाम को घूमने का समय रहता है तो क्लास ले नहीं सकते, क्लास लेंगे दिक्कत होगी, तो कम से कम जो क्लास में है वो तो बजाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात हम शुरू करते हैं यहां से। ये बात हमको क्रांतिक कोण जब समझ में आ गई तो क्रांतिक कोण के बाद अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको समझ में आ जाएगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन एकदम डिटेल्ड में आराम से समझ में आ जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसलिए जब समझ के पढ़ते हैं तो समय लगता है, केवल ये इतनी बात लिखने में मुझे क्या जाता, 10 मिनट 5 मिनट की काम होती, लेकिन उसको समझने में बैकग्राउंड बनाना पड़ा। अभी मैं देखूं तो इस पर लगभग 33 मिनट की क्लास हो गई है, बट ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अब समझ पाएंगे कि क्या होगा, और लगभग आपको अब समझ में बात आने लगी होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले एक बार फिर मैं, मतलब यहां पर लिखने से पहले एक बार फिर पीछे ले चल के आपको समझाना चाहता हूं कि ये बताओ कि इस स्थिति में, ये तो उल्टा वाला है, इसमें नहीं होगा ये। इस स्थिति में अगर यहां हमने क्रांतिक कोण कर लिया है, क्रांतिक कोण पर ये सतह पर आ गई है, अगर थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा दें, हल्का सा भी अगर और तिरछा करेंगे तो ये क्या होने लगेगी, वापस इस माध्यम में लौटने लगेगी, क्योंकि और दूर भागेगी अभिलंब से। अभिलंब ये है तो अभिलंब से 90 डिग्री दूर तो भागी गई है, और दूर भागेगी मतलब इधर ही लौटने लगेगी। और जब इधर लौटने लगेगी तो हम बोलेंगे जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस जा रही है। और इसलिए अपवर्तन की घटना होते हुए भी इसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्थिति में जितना प्रकाश यहां से डाला जाता है वो सारा प्रकाश ही वापस लौटता है, और इसलिए इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संज्ञा देते हैं। बढ़ते हैं, इस बात को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं कि क्या है। अब अगर मुझे बोलना रहे तो देखो कैसे बोलूंगा, पहले सुनो। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान बड़ा और आपतन कोण का मान छोटा होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे
अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, परंतु आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और इस आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से जरा सा भी और बढ़ाया जाए तो पूरी की पूरी प्रकाश किरण उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश आपतित हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है। प्रकाश के इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये तो लंबी चौड़ी बात हो गई, शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रांतिक कोण समझा दिया हूं, क्रांतिक कोण जोड़ के बोल रहा हूं मैं, क्रांतिक कोण समझा दिया, अब उसको हटा के बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मैं ये बोलूंगा, पहले यहां लिख लूं उसके बाद ही समझाऊं, क्योंकि समझ तो गए ही हो। लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से चलकर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर किसी विरल माध्यम में आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। कैसे, इसका डायग्राम अगर आपको बनाना रहेगा तो डायग्राम ऐसे बनाना कि ये AB कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई सघन माध्यम है और इधर कोई विरल माध्यम है। ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर और ये रेयरर। तो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरण पहले से ही इतनी आपतित कराई गई है, इस तरीके से आपतित कराई गई है कि ये कोण जो है वो क्या है, जो कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण पहले से ही हमने तय कर लिया है कि ये कोण क्या है, IC से बड़ा है। और IC क्या है समझा दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं मोर देन IC, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिखते हैं। ये जो कोण बनेगा ये मोर देन IC, अब ठीक रहेगा। या हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेना कि क्रांतिक कोण से बड़ा, IC से बड़ा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश की किरण इधर एंट्री नहीं करेगी, बल्कि पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसका नाम अगर हम PQ दे रहे हैं
तो इसका नाम R हो जाएगा QR। उसी माध्यम में वापस लौट रही है और इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोण जो हो गया है यहाँ IC, तो यहाँ जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री से भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री तो क्रांतिक कोण पर ही हो जाता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया कौन, अपवर्तन कोण। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण R क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये अपवर्तन कोण R और ये IC आपतन कोण। यहाँ एक बात और आपको समझनी है कि इस किरण का नाम हम देते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण। तो वहीं हम इस किरण का नाम देते हैं क्या, पूर्ण परावर्तित किरण। इसका नाम देते हैं पूर्ण परावर्तित किरण, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है तो पूर्ण परावर्तित किरण बोल देते हैं। वैसे तो अपवर्तित किरण ही है वो, लेकिन अब इसका नाम बन गया है क्या, पूर्ण परावर्तित किरण। तो ये बड़ा आसान हो गया आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझना। अगर मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया होता तो सिर्फ इतनी बात रटनी पड़ती, और जब जब रटते तब तक याद रहता, और जब रटना छोड़ देते भूल जाते कि यार क्या हो रहा था उसमें। तो अब क्लियर हो गया है कि जब सघन, अच्छा ये मैं अपने शब्द में लिखा, आप अपना शब्द प्रयोग करोगे। शब्दशः तो आप कॉपी कर रहे हो तो रट रहे हो, शब्दशः कॉपी तो कर नहीं सकते। तो इसलिए आप बात समझ गए हो। मुझे जो शब्द ठीक लगे मैं उस तरीके से इसका परिभाषा प्रयोग दिया इसमें, आप अपने तरीके से इसी बात को लिख लोगे कि जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण चलकर किसी विरल माध्यम और सघन माध्यम की जो बाउंड्री है वहां पर आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही पूरी तरीके से वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तथा इस स्थिति में जो अपवर्तित किरण हो रही है या परावर्तित किरण जो ये है, इसका नाम पूर्ण परावर्तित किरण बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर PQ आपतित किरण है और QR पूर्ण परावर्तित किरण है। IC क्रांतिक कोण से अधिक कोण ये बना हुआ है, इसका मान अगर I मान लो रख लेते हैं, तो आपतन कोण क्या है, IC से बड़ा है, और अपवर्तन कोण ऐसी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्योंकि अभिलंब से ही हमको वो देखना है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हमको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो यहाँ से हमको एक बात और समझ में आ जा रही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए। ये आपके से एग्जाम में पूछ लेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं। तो देख लेते हैं कि शर्तें क्या हैं। अब आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ रही होगी बात, लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। क्या आवश्यक शर्तें हैं देखते हैं। पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? पहली शर्त आपको खुद ही समझ में आ गई कि पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। सघन माध्यम से उल्टा होगा तो आपको सब समझा दिया कि 90 पहले आपतन हो जाएगा, अपवर्तन 90 नहीं होगा पहले, इसलिए वो काम का नहीं है। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। आपतित होना चाहिए, एक आवश्यक शर्त यह है। उल्टा कर दोगे तो होगा ही नहीं, आपतित होना चाहिए। दूसरा आवश्यक शर्त क्या है? दूसरा आवश्यक शर्त इसका है कि आपतन कोण का मान
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण पे तो बाउंड्री पे ही चलेगी। क्रांतिक कोण अगर रहेगा तो क्रांतिक कोण पर तो हम देख रहे हैं कि केवल बाउंड्री पर ही चलेगी अभी, और बाउंड्री से पार करना है तो ये क्या करना है, जैसे क्रिकेट में बाउंड्री से पार करना है तो बल लगा के बाउंड्री से पार कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी अगर बाउंड्री पार करनी है थोड़ी सी और तिरछा इसको करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे हमको ये लिखना है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण IC, क्रिटिकल एंगल IC के मान से अधिक होना चाहिए, मान से अधिक होना चाहिए। ये आपको इसकी दो शर्तें हैं, एकदम माइंड में रख लेनी है कि क्या इसकी दो शर्तें हैं। कभी भी कोई पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखते हुए इसका उपयोग बताइए। तो उपयोग तो अभी मैं बताऊंगा आपको, या इसके उदाहरण बताइए तो उदाहरण भी बताऊंगा। बट अभी हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ये सीख लिया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जो नोट्स आपको दिया गया है वो मेरे हैंडराइटिंग में नहीं है, और इसलिए एक बार मैं उस नोट्स को पढ़ना उचित समझूंगा कि एक बार आपको नोट्स में दिखा दूं कि उसमें क्या लिखा है, आपको कहीं दिक्कत ना जाए। तो ये नोट्स ओपन कर रहा हूं जो आपके पास गया है। अब देखो इसमें इतना डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन सारी बात होंगी। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग है, क्या है, यह परावर्तन की घटना नहीं है बल्कि अपवर्तन की ही घटना है। अभी समझा दिया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। अभी सब समझाया। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और अंततः आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण का यह मान क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये डायग्राम बना है, अब डायग्राम चाहो वहां से निकाल लो। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो आपतित किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहां नोट्स में आपको एक एंगल से लिखा है, दूसरा एंगल से आपको बोर्ड पर ही बात लिखी गई है। आप अपने अनुसार उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस शब्दों पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। शब्द पे पकड़ नहीं तो तकलीफ होगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लिए। ये इसका आवश्यक शर्त कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। प्रकाश को सघन से विरल में गमन करना चाहिए, अभी यही बताया, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि नोट्स में और क्लास में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। नोट्स और क्लास एकदम अगर एक जैसी, क्लास में पूरी बात जो समझाई गई है एकदम वही सिंपल शब्द अगर आपको लिखे गए हैं कॉपी में तो आसान रहेगा। इसलिए मैं बोल के भी जब लिखवाता हूं तो एकदम जो बोर्ड पर समझा रहा हूं वही, और ये भी क्लास में बोलकर ही लिखवाया गया है। स्टूडेंट की राइटिंग यहाँ पे है, राइटिंग मेरी नहीं है, इतना ही अंतर है। तो आपको हर बात समझ में आएगी। और ये नोट्स आपके पास 3 दिन पहले पहुंचा दिया गया है, 4 दिन, इसलिए कि आप रोज इसको पढ़ सकें। बोर्ड पर फिर भी मैं दिखा रहा हूं। अब बात आता है कि दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताएं। तो ये उदाहरण पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर यहां आके बढ़ाऊंगा। तो पहले मैं बात करता हूं अब क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अगली बात मैं आ जाता हूं यहां पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया था अभी एमपीपीएससी का जो मेन सबसे लेटेस्ट हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। उदाहरण से ही एक क्वेश्चन आया था, लूमिंग प्रभाव। जब आया था उस समय लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, कहां है ये, क्योंकि वो तो लूमिंग प्रभाव केवल लिखा है, उसमें जाके देखिए तो लोगों को लग रहा था कि ये किस टॉपिक की बात है, जबकि एकदम आसान सी बात है, हमेशा आपको पढ़ाया गया है। अभी आप देखेंगे जो नोट्स, ये नोट मैं नियरली 2 साल पहले पढ़ाया हूं। ये नोट जो है वो 2 साल पहले पढ़ाया था। 2 साल पहले भी ये बात मैं मेंशन कराया था। और कई बार आप देखेंगे लूमिंग प्रभाव, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन बहुत चीजें मैंने सुना कि बहुत टफ पेपर आ गया है, बहुत खतरनाक पेपर आ गया है, GS3 अगर निकल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, जबकि उसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं थी जो इतना आश्चर्यचकित करने वाली थी। वही बात था कि पढ़े नहीं थे, हमें तो सिलेबस में जो जो बिंदु लिखा है, परावर्तन उसको पढ़ लिया, अपवर्तन उसको पढ़ लिया, दर्पण उसको पढ़ लिया, जो जो पॉइंट लिखा है वो पढ़ ले रहे हैं। और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके अलावा भी तो उसमें बहुत कुछ डायमेंशन है। आपको एक एक लाइन लिख के सिलेबस बनाने लगा तो पागल हो जाएगा वो। इतना तो हमको कॉमन समझना ही है कि भैया सिलेबस में प्रकाश दिया है, मतलब प्रकाश से जुड़ी सामान्य अध्ययन की सारी बातें हमको लगभग जाननी चाहिए। खैर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, मैं 2 उदाहरण पहले आपको सिंपल बताऊंगा, उसके बाद फिर और बाकियों के बारे में बताऊंगा। एक आता है क्या, मरीचिका, मिराज, दोनों शब्द लिखता हूं मैं। मरीचिका, मरीचिका शब्द एक तरीके से रामायण से लिया गया है, बोल सकते हैं। मामा मारीच बना था ना, जो अदृश्य, जैसे ही जाते थे राम जी धनुष लेके, वो अदृश्य होकर फिर भाग जाता था, फिर भाग जाता था, ऐसे उनको दूर तक ले गया, तो हम लोग मरीचिका बोलते हैं। भ्रम, फाल्स भ्रम, रियल में वो चीज है ही नहीं, हमको भ्रम हो रहा है। फिलोसफी पढ़ेंगे तो फिलोसफी में ये चीजें बहुत हैं, फिलोसफी में इसी तरीके से मानकर स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आए कि मरीचिका, इसको हम बोलते हैं मिराज, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा जरूर, मिराज। तो मरीचिका 2 होती हैं, एक होती है गर्म प्रदेशों की मरीचिका, गर्म प्रदेशों में मरीचिका, ये बोल के मैं आपको थोड़ा लिखवाऊंगा भी, गर्म प्रदेशों की मरीचिका, क्योंकि थोड़ा विस्तार भी दे देंगे कि एग्जाम में किसी भी लेवल पे पूछे कर लें। गर्म प्रदेशों की मरीचिका, जिसको मृग मरीचिका बोल देते हैं, अक्सर लोग क्या बोल देते हैं, मृग मरीचिका बोल देते हैं। गर्म प्रदेशों का ना बोल के मृग मरीचिका बोलते हैं लोग, नाम बहुत से हैं, हमें मिराज बस दिमाग में रखना है। और दूसरा क्या है, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। और ये ठंडे प्रदेशों की जो मरीचिका है, इसी बात को कहा जाता है लूमिंग इफेक्ट, इसी बात को कहा जाता है लूमिंग प्रभाव या लूमिंग इफेक्ट। यही एग्जाम में आया था, लूमिंग इफेक्ट, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, लूमिंग इफेक्ट। पहले हम बात करेंगे गर्म प्रदेशों की मरीचिका, कि गर्म प्रदेशों की मरीचिका क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि ठंडे प्रदेशों की मरीचिका क्या है, और फिर मैं बोल के इस बात को आपको लिखवाऊंगा भी। वैसे तो मैं नोट्स दे सकता हूं, बट बोल के लिखवा दूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, आपके लिए भी आसान रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, मरीचिका समझ गए हो कि कोई चीज़ है नहीं, हमको भ्रम में डाल रही है, फॉल्स इंप्रेशन डाल रहा है, भ्रमित करना, रियल में वो चीज़ है ही नहीं, सिर्फ आपको आभास हो रहा है कि वैसी चीज़ है। सपने में आपको आभास होता है कि आप राजा बने हुए हैं, बताया था ना उस दिन क्लास में कि राजा बने हुए हैं, बढ़िया सिरहाने तकिया लगाकर और पैर दोनों फैलाकर और मुजरा देख रहे हैं, फॉल्स इंप्रेशन। और जब नींद खुल रही है तो चटाई पर नींद खुल रही है तो चटाई पर बढ़िया सोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ तकिया गया, वो कहाँ सब राजघराना वाला कपड़ा और वो मुजरा किधर गया, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही फॉल्स इंप्रेशन, है नहीं, अनुभव लग रहा है ऐसा कि है, जाके देखते हैं तो लगता है कि है ही नहीं, ये का हो रहा था ऐसा। वही बात है मिराज,
मरीचिका के बारे में देखते हैं कि क्या है गर्म प्रदेशों की मरीचिका। समझो, पहले गर्म प्रदेश का समझो, फिर ठंडे प्रदेश का। तो गर्म प्रदेश का ध्यान से समझो और लगे हाथों गर्म प्रदेश का लिखवा दूंगा, फिर ठंडे प्रदेश पे आऊंगा। गर्म प्रदेशों की मरीचिका क्या है, मिराज क्या है, समझते हैं। एक्चुअली वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य मैंने पढ़ा दिया था, और वायुमंडलीय दबाव में मैंने विभिन्न परतों के बारे में बात किया था, कल की क्लास में भी बात हुई थी। तो मान लो कि ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, ध्यान से समझना। पृथ्वी का सतह ये है, सतह मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पृथ्वी गोल है, सीधा बनाने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। और यहां पर बहुत सी लेयर हैं। ये वायु की परत एक है, ऐसे ही वायु की परत है, ऐसे ही ये वायु की परत है, ऐसे ही ये वायु की परत है, और ऐसे ही आप बढ़ाते रहो, वायु की परत बहुत सी हो जाएंगी। अब मैं सारे वायु की परत नहीं, कुछ ऐसे दिखा दे रहा हूं। वायु की परत है और यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक पेड़ है। अब पेड़ तो मैं खैर गोल्ड मेडलिस्ट ही हूं डायग्राम बनाने में, तो अब वो फूल गुब्बारा मुझे लग रहा है, बट ठीक है। ये पेड़ है, अब उसके पत्ते मत्ते भी रहेंगे। ये एक पेड़ है। अब होगा क्या कि इस पेड़ से यहां एक कोई प्रेक्षक है, कोई देखने वाला व्यक्ति जो है वो भी सतह पर ही रहेगा। तो मैं सतह को थोड़ा यहां फ्लैट भी कर देता हूं। पृथ्वी का सतह है तो ऐसा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ्लैट भी कर देता हूं, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें बेहतर हमको समझ में आए। तो इसको मैं रेड से फ्लैट कर देता हूं कि हमको कर्व दिखाई तो देता नहीं, हमको तो फ्लैट ही दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी की सतह को मैं एज अ फ्लैट ऐसे दिखा दिया। ये अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, बड़ा ही बना दूं क्या फर्क पड़ता है। ये व्यक्ति खड़ा है और इधर देख रहा है। हो क्या रहा है कि इससे टकरा के प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो मैं एक किरण की अभी बात कर रहा हूं। जैसे देखो, एक किरण यहां से जो आ रही है, इससे ये क्या हो रही है, इसको मैं क्यों ना ब्लैक से ही करूं। तो प्रकाश की किरण आ रही है, तो आपको पता है कि ये सघन माध्यम रहेगा, ये सघन, ये इससे विरल हो जाएगा, ये और विरल हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु का घनत्व कम, और विरल, ये वाला और विरल, 2 बार लिख देता हूं, और विरल, और इसके ऊपर गए वो और विरल, 3 बार और लिख दिया, बहुत विरल, और विरल। बस ये तो मजाक के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाएंगे कि विरल। अब क्या हो रहा है कि सॉरी, ये तो सर्दी के दिन की बात हो गई, हम ये गर्मी के दिन की बात कर रहे हैं ना, गर्म प्रदेशों की। तो भैया गलत हो गया, मैं एक काम करता हूं, यहां पर गर्मी के दिनों में जब गर्म होगी हवा, गर्मी के दिनों में जब हवा गर्म होगी, तो उस समय क्या होगा, नीचे की वायु गर्म होके यहां पर विरल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ये विरल हो गया, ये विरल, और अपेक्षाकृत ऊपर वाला सघन हो जाएगा। मैं गर्मी के दिन की बात कर रहा हूं, सर्दी में अभी देखेंगे उल्टा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सघन, ये और सघन, मतलब उस हिसाब से अगर हम देखें तो और अपेक्षाकृत गर्मी के दिनों में ये और सघन रहेगा। और ये सब सघन कर लीजिएगा आप, इसको विरल न करके सबको सघन कर दीजिए। अब ये क्या होगा, सघन माध्यम ऊपर, गर्मी का दिन है, एकदम दोपहर है, दोपहर में खूब गर्म हो गया है भूमंडल, नीचे का हिस्सा गर्म हो गया है, तो वायु गर्म हो के ऊपर जा रही हैं और वायु का घनत्व नीचे कम होने लगा है, गर्मी में डेंस होने लगी है ऊपर, और नीचे रेयर होने लगी है। तो प्रकाश की किरण यहां से सघन से विरल में जा रहा है। यहां जब आया तो ये अभिलंब बनाएंगे, ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा, और फिर यहां आया, फिर यहां आया तो फिर अभिलंब से और दूर भाग जाएगा, फिर ये गया, फिर यहां आया
तो अभिलंब से और दूर भाग गया, और फिर थोड़े समय बाद आप देखेंगे अभिलंब से, यही हम कर लेते हैं कि अभिलंब से इतना दूर भाग गया कि ये क्या हो गया, यहाँ से मुड़ के परावर्तित हो गया। और जब ये मुड़ के परावर्तित हो गया तो ऐसी और भी कई किरणें आएंगी। वो सारी किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो पीछे बढ़ाने पर हमको जितनी भी किरणें यहाँ से आएंगी वो सारी किरणों को पीछे बढ़ाओगे, 2 किरणों को प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरत है, तो पीछे बढ़ाएंगे अगर हम डैश डैश से, तो यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ऐसे इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा पेड़ का। और चूंकि ये प्रकाश की किरणें कंटिन्यूअस हिल रही हैं, कभी यहाँ आई तो फिर इधर हिल गई, फिर इधर हिल गई, और यही प्रकाश की किरणें यहाँ पर व्यक्ति के आंखों में भी एंट्री करेंगी। यही प्रकाश की किरणें यहाँ व्यक्ति के आंखों में भी एंट्री करेंगी। तो उसको सड़क पर, अब मैं यहाँ नीचे बनाया हूँ, सतह है समझ लीजिए, इस सड़क पर यहाँ पर ऐसा लगेगा कि पानी है, और वो पानी हिल भी रहा है, जलाशय है। और जलाशय, क्योंकि ये एक तो पेड़ हिल रहा है उसकी अलग बात है, उसको छोड़ दो, पेड़ के हिलने को हम नहीं एक बार दिमाग में कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये किरणें लगातार हिल रही हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ये हिलता हुआ भी दिखाई देता है। तो दूर से कोई यात्री जब सड़क पर देखता है तो उसको लगता है, खासकर रेगिस्तान में ज़्यादा होता है ये, ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान जहाँ पे नीचे बालू है, रेत है, वो बहुत तेज गर्म हो जाता है, वहाँ स्थिति और ऐसी बनती है। तो ये रोड पर हमको दिखाई दे रहा है कि जलाशय है, इसको लगता है अरे यार वहाँ तो पानी है, कैसे जाएंगे, भीग जाएंगे या गीला हो जाएंगे। लेकिन जब आके यहाँ देखता है तो उसको कोई पानी नहीं होता है, पानी की उपस्थिति होती ही नहीं है, बल्कि उसके माइंड और उसके आँख को केवल भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर कोई जलाशय है। इसी बात को हम बोलते हैं क्या, गर्म प्रदेशों की मरीचिका। इसी बात को हम बोलते हैं गर्म प्रदेशों की मरीचिका। इस बात को ध्यान रख लेना है कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो भी हैं उनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें, उनसे जो निकल के आएंगी, इनका प्रतिबिंब बनेगा उस समय। तो इनसे चलने वाली किरणें अपेक्षाकृत उस समय ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है और नीचे वाला माध्यम विरल हो जाता है गर्मी के कारण। तो ये लगातार अभिलंब से दूर भागते भागते एक समय इतना दूर क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण हो जाता है। जैसे ये वाला कोण मैंने घुमाया है ना यहाँ पे, तो ये वाला कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए ये घूम के ऐसे चली गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका। पहले सतह पर गई होगी, फिर सतह से घूम के वहाँ चली जाएगी। डायग्राम आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो, ऐसा ही बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। और यही व्यक्ति को दिखेगा कौन सा, तो ये किरणें दिखेंगी। अब ये किरणें एक तो है नहीं, बहुत सी किरणें ऐसी हैं, तो यही उसके आंख में दिखेंगी। जब दिखेंगी तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें इधर से आ रही हैं, जहां आ रही हैं वहीं से, इसलिए प्रतिबिंब निर्माण के नियम भी पढ़े हैं। तो ये किरण यहाँ पर हमको इसका पिक्चर बनता हुआ दिखेगा, और वो पिक्चर हमको क्या रहेगा, हिलेगा भी इसके कारण, अपवर्तनांक के कारण। जैसे तारों का टिमटिमाना हमने देखा था, तो ये जो यहाँ पर हिलता हुआ दिखेगा, इससे उनको लगेगा कि जलाशय है, और इसी को हम बोलते हैं गर्म प्रदेशों की मरीचिका। ये बात ध्यान रखें। अब एक काम करो, गर्म प्रदेशों की मरीचिका डायग्राम उसमें नोट्स में होगा, लेकिन पीएससी का बैच है तो थोड़ा इसको मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। चलो फटाफट पेन कॉपी उठा लो और इसको लिख लो कि कैसे इसको लिखना है। लिखो, सबसे पहले लिखो मरीचिका। सबसे पहले हेडिंग डाल लो मरीचिका, गर्म प्रदेश मत डालना, पहले हेडिंग डालो, यहां से शुरू करो। मरीचिका, हेडिंग डालो मरीचिका, और एक लाइन मरीचिका में लिखो। पहले हेडिंग डालो मरीचिका मिराज, और उसमें एक लाइन लिखो, मरीचिका एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशिक दृष्टि भ्रम है। मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशिक दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशिक दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसी में लिखो, यह दो प्रकार से
यह दो प्रकार से परिलक्षित होता है, यह दो प्रकार से परिलक्षित होता है। और दोनों का नाम अभी लिख लो, केवल ऐसे ही डायग्राम बनाकर, फिर एक एक का हेडिंग डाल के लिख लेना। पहला लिख लो गर्म प्रदेशों की मरीचिका, और दूसरे का नाम लिख लो ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग इफेक्ट। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग इफेक्ट, लूमिंग प्रभाव। हमने अभी इस बात को समझा है, ठीक यही बात उधर होगी लेकिन थोड़ा वहां उल्टा होगी। हम देखेंगे जो शुरू में डायग्राम में आपको सघन जैसा नीचे कर दिया था वैसी बनेगी डायग्राम, क्योंकि यहां पर ऊपर की चीजों का नीचे बन रहा है, वहां पे नीचे की चीजों का ऊपर बनने लगेगा, अभी समझाऊंगा। तो गर्म प्रदेशों की मरीचिका हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो गर्म प्रदेशों की मरीचिका। और लिखो यहां पे ग्रीष्म ऋतु में, हमेशा नहीं होगा ये ध्यान रख लेना, अक्सर गर्मी के दिन में जब खूब गर्मी पड़ेगा, नीचे की एयर गर्म हो जाएगी, नीचे बिरल बनने लगेगा, ऊपर सघन, तब जाके ये कहानी होगी, कांड नहीं ये कहानी होगी। तो लिखो ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में, इसके अंदर लिखना है ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर, ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर, यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय का भ्रम होता है, झील या जलाशय का भ्रम होता है, फुल स्टॉप। झील या जलाशय का भ्रम होता है, फुल स्टॉप। उन्हें पेड़ पौधों के प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, उन्हें पेड़ पौधों के प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, उन्हें पेड़ पौधों के प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, किंतु उस जगह पर पहुंचने पर जलाशय का नामो निशान नहीं होता है, किंतु उस जगह पर पहुंचने पर, किंतु उस जगह पर पहुंचने पर, किंतु उस जगह पर पहुंचने पर जलाशय का नामो निशान नहीं होता है। इस प्रकाशिक दृष्टि भ्रम को ही, इस प्रकाशिक दृष्टि भ्रम को ही गर्म प्रदेशों की मरीचिका कहते हैं। इस प्रकाशिक दृष्टि भ्रम को ही गर्म प्रदेशों की मरीचिका कहते हैं। गर्म प्रदेशों की मरीचिका कहते हैं। अब उसके नीचे लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे कारण। ये तो हमने परिभाषा के तौर पे देख लिया, अब लिखो कारण। उसके जस्ट नीचे हेडिंग डाल लो कारण। क्या भरोसा पीएससी है कभी इस तरीके से क्वेश्चन बड़े में पूछ ले। कारण, कारण में लिखो गर्मियों में पृथ्वी की सतह, भूगोल वाले टॉपिक में भी पढ़े हो और वायुमंडलीय दबाव में भी आपको ये बताया था बात। गर्मियों में पृथ्वी की सतह जल्दी गर्म हो जाती है। भूगोल में आपको पता है कि आपने घाटी समीर, समुद्री समीर, स्थलीय समीर, ये सब इससे प्रभावित हो रहे थे, बट वहां वायुमंडलीय दबाव को हम फोकस कर रहे थे। तो लिखिए गर्मियों में पृथ्वी की सतह जल्दी गर्म हो जाती है। ये रूल है कि सागरीय सतह जो होती है देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है, जबकि जो स्थलीय स्थल है वो बहुत तेजी से गर्म भी होता है, बहुत तेजी से ठंडा भी हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से भूगोल में पढ़े हैं इस बात को। तो लिखिए अब गर्मियों में पृथ्वी की सतह जल्दी गर्म हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि गर्म व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी जल्दी गर्म हो जाओगे। कभी देखना तुम्हारा दोस्त कोई अगर गर्म मिजाज का है, बात बात में गुस्सा हो जाए अगर, तो आप भी उसके रह के साथ साथ धीरे धीरे मित्रता का असर पड़ने लगेगा। वही बात इसमें है कि जो स्थल गर्म होगा तो उसके पास की वायु भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो फैलेगी, फैलेगी तो विरल हो जाएगी। वायु पास पास रहेगी तो सघन हो जाएगी। इसलिए सघन विरल पर मैंने इतना लंबा समय लगा के पीछे आपको समझाया था, पीछे के लेक्चर में। लिखो गर्मियों में पृथ्वी की सतह
जल्दी गर्म हो जाती है, अतः उसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है, अतः उसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है, किंतु ऊपर की वायु अपेक्षाकृत ठंडी रहती है, अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर की वायु अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। देख रहे हो, अपेक्षाकृत मतलब क्या? और जो लगा रहा था यही अपेक्षाकृत है, और ये विरल नहीं है, ध्यान रख लेना। मैं अभी समझा दिया हूं कि सघन अपेक्षाकृत इनसे थोड़ी सघन रहेगी। और पेड़ पौधे रहते हैं कितने, कोई 32 किलोमीटर दूर ऊंचाई पे तो है नहीं, 4 बहुत होंगे तो 1 किलोमीटर का पेड़ कहीं देखे हैं हम? मान लेते हैं, मानने में क्या बिगड़ता है, तो उतने में तो ये काम कर ही जाएगा हमारा रूल। तो लिखिए, अपेक्षाकृत कम गर्म होती है, फलस्वरूप नीचे वायु का परत का घनत्व कम, फलस्वरूप नीचे वाली वायु की परतों का घनत्व कम, फलस्वरूप नीचे वाली वायु की परतों का घनत्व कम, तथा ऊपरी वायु की परतों का घनत्व बढ़ता जाता है, तथा ऊपरी वायु की परतों का घनत्व बढ़ता जाता है, तथा ऊपरी वायु की परतों का घनत्व बढ़ता जाता है। मतलब सीधी बात हो गई कि जहां घनत्व ज्यादा रहेगा वो सघन, जहां घनत्व कम रहेगा वो विरल। बढ़ता जाता है, अतः नीचे की वायु विरल माध्यम की तरह, अतः नीचे की वायु विरल माध्यम की तरह, अतः नीचे की वायु विरल माध्यम की तरह, तथा ऊपर की वायु परतें सघन माध्यम की तरह व्यवहार करने लगती हैं। अतः नीचे की वायु परत विरल माध्यम की तरह तथा ऊपर की वायु परतें सघन माध्यम की भांति व्यवहार करने लगती हैं। फुल स्टॉप, लाइन चेंज। फुल स्टॉप लगाएंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे। ये बात तुमने सघन विरल को समझ लिया। आगे लिखिए, किसी पेड़ के शिखर से आने वाली प्रकाश किरणें, किसी पेड़ झाड़ी जो भी हो, किसी पेड़ के शिखर से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी पेड़ के शिखर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसके अपेक्षाकृत ये विरल है, 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 इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। लिखिए, किसी पेड़ के शिखर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, अतः अभिलंब से दूर हटती रहती हैं। सघन से विरल जा रही हैं, अतः अभिलंब से दूर हटती रहती हैं, अतः अभिलंब से दूर हटती रहती हैं। तथा इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आती है, तथा इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आती है, तथा इस प्रकार एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब समझो,
जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, बात समझने वाली है, ध्यान से समझो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब हो गया तो अब ये उल्टा चल रही है। कैसे चल रही है? तो ये चल रही है अब विरल से सघन में। तो अब उसको हम बना के नहीं दिखा रहे हैं, अब अभिलंब के तरफ झुकेगी। अब ये क्या होगी? अभिलंब के तरफ झुकना शुरू करेगी। ये ध्यान रख लेना, ये भी कभी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा, आपको उलझा लिया जाएगा कभी, कि जब ये लौटने लगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो लौट रही है, तो अब ये क्या कर रही है? विरल, नीचे विरल है, ऊपर सघन, तो विरल से सघन में जाने लगी है। तो अभिलंब से क्या होगी? ये अभिलंब की तरफ झुकने लगेगी। खैर उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अभिलंब से दूर जब झुकने लगेगी तो व्यक्ति जो भी रहेगा उस व्यक्ति के आंखों में यही जाएगी, तो उस समय भी हिलते हुए ही जा रही है। आ भी रही है हिलते हुए और जा भी रही है हिलते हुए, कंटिन्यूअस। भले अभिलंब की तरफ झुक रही है, यहां अभिलंब से दूर जा रही थी, तो झुकते हुए जा रही है, हिलते हुए, इसलिए प्रतिबिंब हिलता हुआ बनेगा। ध्यान रख लेना, लूमिंग प्रभाव में यह काम नहीं होगा, अभी समझाऊंगा। लूमिंग प्रभाव में हिलता हुआ नहीं दिखता है। यह कभी पूछ लेगा कि लूमिंग प्रभाव में वस्तुएं हिलती हुई नहीं दिखाई देती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों की मरीचिका में हिलती हुई दिखाई देती हैं, क्यों? तो वो बात यहां समझ में आ रही है कि अब जब ये लौटेगा तो उल्टा जाएगा, मतलब अभिलंब की तरफ झुकते हुए जाएगा, अभी भी हिलेगा ये। तो लिखो, अब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं और अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं, और अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं। झुकती जाती हैं। जब यही किरणें प्रेक्षक, देखने वाले कौन बोलते हैं? प्रेक्षक, जो देख रहा है। जब यही किरणें प्रेक्षक के आंख में प्रवेश करती हैं, ये किरणें मैं एक बनाया हूं, ऐसी पता नहीं कितनी किरणें रहेंगी। जब यही किरणें प्रेक्षक के आंखों में प्रवेश करती हैं तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां से अगर देख रहा है तो इस दिशा से आती हुई प्रतीत होंगी कि इधर से आ रही हैं, तो उस दिशा से, ये डायग्राम, ये तीर इधर लगाओगे, ध्यान रख लेना, यहां गलती हो सकती है, तीर उधर लगाना जिधर प्रेक्षक है। प्रकाश में तीर का बहुत बड़ा महत्व है। तीर अगर इस साइड लगा दोगे गलत हो जाएगा। प्रकाश इधर आ नहीं रहा है, बल्कि इधर हमको प्रतीत हो रहा है। डैश डैश से मिलाओ तो और बढ़िया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अभी आगे एक और डायग्राम बना दूंगा, वैसे आप समझ गए होंगे। तो लिखो, जब ये किरणें किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती हैं तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं। जिस दिशा से आंख में प्रवेश करती हैं, उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं। जिस दिशा से आंख में प्रवेश करती हैं, थोड़ा काला यहां पे ले लें तो समझ में आएगा। इस दिशा से आंख में प्रवेश कर रही हैं तो इसी दिशा से आती हुई उसको प्रतीत होंगी। और ये सब दर्पण वगैरह पढ़ लिए हैं तो बड़ा आसान समझ में आएगा आपको। उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस दिशा से आंख में प्रवेश करती हैं, अतः उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अतः उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अतः उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वायु की, अगला लिख लो, थोड़ा सा नीचे लिखो। अच्छा, उसके नीचे लिख लो कि प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है। उसके नीचे हेडिंग डाल लो कि प्रतिबिंब, क्योंकि अगले में हम लिखेंगे ठंडे वाले में कि हिलता क्यों नहीं है। तो प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है, हिलता हुआ क्यों दिखाई देता है, हिलता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो हम बोलेंगे, बहुत से ये बोल देते हैं कि पेड़ क्या हो रहा है, हिल रहा है। नहीं,
पेड़ हिल रहा है उसका इम्पैक्ट और हो सकता है, लेकिन पेड़ नहीं हिलेगा तब भी ये लगातार अभिलंब से दूर जा रही है, और जब इसके आंख में प्रवेश कर रही है तब भी अभिलंब की तरफ झुक रही है। तो लगातार झुक रही है प्रकाश की किरण या अपना रास्ता बदल रही है, इसलिए आपको प्रतिबिंब क्या हो रहा है, हिलता हुआ प्रतीत होगा। तो नीचे लिख लो, प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है, क्वेश्चन मार्क, और उसके नीचे लिख लो आंसर। चूंकि वायु की परतों का घनत्व बदलने से, चूंकि वायु की परतों का घनत्व बदलने से, चूंकि वायु की परतों का घनत्व बदलने से, चूंकि वायु की परतों का घनत्व बदलने से प्रकाश की किरणें लगातार विचलित होती रहती है, प्रकाश की किरणें लगातार विचलित होती रहती है, अतः पेड़ का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। अतः पेड़, झाड़ी जो भी रहेगा, इवन अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका भी बन सकता है। अतः पेड़ का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। अतः पेड़ का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? भोपू बजाओ एक बार, इतनी बात क्लियर हो गई तो। किसी भी स्तर तक अगर पूछने का प्रयास करेगा तो आप आराम से बता पाओगे मिराज के बारे में। अब लूमिंग प्रभाव पूछा था, अगली बार शायद ये पूछ ले, नंबर भी बढ़ा के पूछ सकता है, तो किसी भी नंबर में पूछेगा हम लिख लेंगे। 3 नंबर का पूछेगा उस तरीके से काट लेंगे इसको, 5 नंबर का पूछेगा उस तरीके से काट लेंगे, और 11 नंबर का पूछेगा तो उस तरीके से काट लेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई है तो भोपू बजाओ, फिर आगे बढ़े हम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे किसकी, ठंडे प्रदेश की मरीचिका की। अब हम लोग बात करेंगे ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ठंडे प्रदेशों की, नहीं बजा भोपू, भोपू अगर बजेगा तो आपको भी आवाज आती है शायद। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, कई बार आप लोग दबा देते हैं लेकिन नहीं बजता तो बजा नहीं है। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग प्रभाव, लूमिंग प्रभाव जिसको हम बोलते हैं लूमिंग इफेक्ट, लूमिंग इफेक्ट। समझो ये क्या है, लूमिंग इफेक्ट क्या है, ध्यान से समझो। अब हम उल्टी कहानी यहां पे कर रहे हैं। पहले वृक्ष का देख रहे थे, अब वृक्ष का नहीं देख रहे हैं, बल्कि अब हमारे देखने का बिंदु क्या रहेगा, अब हमारे देखने का बिंदु वृक्ष नहीं, बल्कि हमारे देखने का बिंदु यहां पर ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहेगा, नीचे का तल रहेगा। तो कैसे देखते हैं, क्या बज नहीं रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि बज तो रहा है। चलो तो आगे देखते हैं लूमिंग प्रभाव। लूमिंग प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, ठंडे प्रदेश में क्या होगा, बर्फ जहां जमी हुई है, जहां बर्फ जमी हुई है वहां पे क्या होगा, तो ये पृथ्वी की सतह मैंने लिया और पृथ्वी की सतह के बाद परतें बना दिया। ये एक परत, दूसरी ये परत, तीसरी ये परत, चौथी ये परत, ऐसे पता नहीं कितनी परतें हैं। अब ये मत बोलना सर जो वायुमंडलीय परतें बताए थे वही परतें, ओजोन मंडल और बाकी मंडल, अरे क्षोभ मंडल में ही सब है, इतना ऊपर कौन है। ये तो 3-4 किलोमीटर में बोल दूं बड़ी बात है, मैं तो आप तो बोल दो कि 1 किलोमीटर के अंदर ही हो रहा है, 500 मीटर के अंदर ही हो रहा है, 1 किलोमीटर मैक्सिमम है, उतना ही लेना है। अब कोई मान लो जलाशय है, इमेजिन कर लो कि जलाशय में कोई एक नाव चल रही है। यहाँ पृथ्वी के सतह पर, मैं सतह पृथ्वी का थोड़ा सा ऐसा बनाऊं कि आपको समझ में आए, बाकी आप लोग डायग्राम अभी मैं दिखा दूंगा, उस तरीके से बना लेना गूगल से। मैं मान लेता हूं कि यहाँ एक जलाशय है और इस जलाशय में कोई एक नाव, केवल नाव ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों में हो जाएगा। किताबें नाव बताती हैं तो मैं भी नाव बता रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ों में हो जाएगा। एक व्यक्ति भी
अगर ऐसा करेगा भी समझाऊंगा। यहाँ एक नाव है, अब नाव बनाने में भी मैं काफ़ी कुशल हूँ, आप लोगों को पता है कि नाव बनाने में भी कुशलता के चर्चे अपने काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस नाव में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे मान लो। अब होगा क्या, इनको भी परतों में ही शामिल कर लो, मान लो कि पृथ्वी के सतह के अंदर ये भी परतों में ही मान लो। अब क्या होगा कि ठंडा प्रदेश है तो नीचे का स्थल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नीचे का स्थल ठंडा होगा, और जब नीचे का स्थल ठंडा होगा, इवन जो ये ठंडी चीजें हैं तो इनके करीब जब रहेगा जो वायु, तो वो भी ठंडा हो जाएगा। जब गर्म स्थल के पास की वायु गर्म हो जा रही है तो ठंडे स्थल की वायु ठंडी तो होगी, तो वायु यहाँ पे क्या हो जा रही है, ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो समझना होगा क्या कि ये वाला सघन परत का काम करेगा। ठंडा हुआ मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ गए। ये वाला जो रहेगा कम सघन होगा, ये कम सघन होगा मतलब विरल हो गया, इसकी तुलना में विरल हो गया। ये क्या हो जाएगा, और कम सघन रहेगा मतलब और विरल रहेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ी गर्माहट भले रहेगी, नीचे तो बहुत ठंडा हो गया है, तो ये विरल और विरल, इस तरीके से ये सारा विरल अपेक्षाकृत होते जाएंगे। अब देखने वाला व्यक्ति जो है वो यहां पे मान लो खड़ा है, यहां से देख रहा है, ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, हाँ दिख तो रहा है, ये प्रेक्षक है, ये देख रहा है इसको। तो होगा क्या कि इससे प्रकाश की जो किरणें चलेंगी, मान लो यहां से जो प्रकाश की किरण एक मैं लेके चल रहा हूं बस, तो यहां जैसे ही आएगी तो ये परत क्या हो गया, पहले सघन था बाद में विरल आया है, तो विरल आया तो अभिलंब से, ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटेगी ये, और आया और अभिलंब से दूर हटेगी, और अगले पे जाएगी अभिलंब। मान लो कि यहाँ पे क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण हो गया, आईसी से ज़्यादा कोण हो गया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक किरण का मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी पता नहीं कितने किरणें होंगी। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो फिर उल्टा चलेंगी, देखो यहाँ भी वही चीज चल रहा है, सघन से विरल में जा रही है, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो फिर क्या विरल से सघन में आने लगी, तो अब क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकना शुरू हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकना शुरू हो जाएगी। और यही किरण, जब कई किरणें हैं तो यही किरणें अंततः जाके क्या होंगी, इस व्यक्ति के आंख में प्रवेशित करेंगी। और जब आंख में कई किरणें ऐसी दो किरणों की जरूरत पड़ती है प्रतिबिंब बनाने के लिए, हमने पढ़ लिया है, ऐसे प्रवेशित करेंगी तो इसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, इधर कहीं से आ रही हैं। और जब यहाँ से आ रही हैं तो यहीं पर इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, सीधा नहीं उल्टा, इस नाव का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, इस नाव का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, और ऐसा लगेगा कि व्यक्ति नाव को ओढ़ के चला है, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है, नाव को ओढ़ के चल रहा है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी चीज को हम बोलते हैं लूमिंग इफेक्ट। एकदम हूबहू प्रक्रिया वही है, बस अंतर इतना है कि नीचे सघन है ऊपर विरल है। तो नीचे वहां ऊपर सघन से नीचे आ रहा था, यहाँ नीचे से ऊपर प्रकाश किरण जा रही है, और ये फिर लौट के ऐसे यहाँ आके इसके आंखों में प्रवेश कर रही है। तो इसको पीछे आभास हो रहा है कि ये यहाँ कोई प्रतिबिंब है, तो उसको लगता है कि यहाँ यार ऊपर कुछ उल्टी नाव चल रही है, उल्टी नाव कोई आ रही है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। इसी को हम बोलते हैं लूमिंग इफेक्ट। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठंडे प्रदेशों में ये होती है। डायग्राम में स्केल पे नहीं बना पा रहा हूँ, बट आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। और डायग्राम देखना है तो शुभ काम में देरी नहीं, मैं आपको गूगल पे चल के डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोग उस तरीके से बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग मेरा जितना कुशल तो होंगे नहीं डायग्राम में, थोड़ा मुझसे कम ही कुशल होंगे, तो थोड़ा सा और बढ़िया आइडिया आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बस आप भी ये काम करके निकाल लीजिएगा, मिराज इन डेजर्ट, मिराज इन डेजर्ट क्लियर, क्लिक मार दीजिएगा, और क्लिक मारेंगे तो
इसका हम इमेज निकाल लेते हैं बस ऐसे ही अपने मोबाइल पे भी आप, इसलिए मैं एंड्रॉयड में खोल रहा हूँ। तो इसका इमेज, ये इमेज देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अरे तो वीडियो है, हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इमेज मिल जाए तो काफ़ी है। कोई ठीक ठाक इमेज जिसको बना सके आप, मैं भेज भी दूंगा किताबों। ये वाली इमेज, ये इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बोर्ड पर अभी मैं जूम इन कर रहा हूँ, एक बार जूम इन करके फिर रोकता हूँ, फिर देख लीजिए। ये क्या हो रहा है आपको वहाँ क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये साहिबा बैठी हुई हैं ऊंट पर। अब रेगिस्तान में ऊंट पर ही तो बैठेंगी। अब हो क्या रहा है कि पेड़ पौधे से एक ही किरण दिखाया है, ये परते दिखाया हुआ है। ये अभिलंब से देखो दूर भाग रही है, दूर भाग रही है, दूर भाग रही है। यहाँ क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो ये पूर्ण परावर्तित हो गई और फिर क्या होगी, ये झुक के जाएगी। अब वो बनाते समय इतना स्केल नहीं लिया जाता है। ये आंख में जा रही है तो इसको ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर ये जो आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ये हिल भी रहा है। तो ऐसा इसको लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, पानी है और उसको डर है कि फिर यहाँ पानी में जाऊंगी दिक्कत होगा, मुड़ के जाए। या फिर आके देखती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर पानी तो है ही नहीं, फॉल्स इंप्रेशन उसको दिख रहा है। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। ये तो एक हो गया किसका, ये एक बात हो गई है डेजर्ट वाली, ये एक बात हुई है डेजर्ट वाली। अब मैं आपको ले चलना चाहता हूँ इसके दूसरे पार्ट पर। अब मैं इसके दूसरे पार्ट को दिखाना चाहता हूँ आपको। इसको जूम इन किया था, अब इसको जूम आउट करता हूँ, फिर से हटाता हूँ। अब मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, आप भी सेम यही करो, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ लिख देंगे लूमिंग इफेक्ट, लूमिंग इफेक्ट, लूमिंग इफेक्ट इन फिजिक्स से लिख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि लूमिंग इफेक्ट तो वही कहलाता है। अब हमको इमेज चाहिए, इमेज पे क्लिक मार लेते हैं कि हमको इमेज से केवल मतलब है। और वो नाव वाला ही मुझे मिल गया यहाँ पे, तो मैं आपको नाव वाला ही दिखा देता हूँ। वैसे तमाम डायग्राम मिल जाएंगे बट ये देखिए ये वाला स्थिति है। ये थोड़ा सा इसको मैं और जूम इन कर दूं, ये तो यहाँ पर ये एक्चुअल यहाँ पे नाव है और ये इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये आंख दिखाया है प्रेक्षक का बस, तो उसको लग रहा है कि उल्टा है। तो ये लूमिंग इफेक्ट कहलाता है। दोनों ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। ऐसे डायग्राम आपको बनाना रहेगा तो बना लीजिएगा। मेरे तरह अगर कुशल हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। दूर से स्क्रीन पर दिख रहा है सर, आज लग रहा है कोई नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इसको लिखने वाला काम कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हेडिंग डालिए ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। हेडिंग डालिए, इसको लिख लेते हैं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। लूमिंग, इंग्लिश में इसको लूमिंग कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, इसको लिख लें, फिर क्लास रात को लगाएंगे आज ही, और प्रकाश का जो लेंस वाला मुद्दा है उसको खत्म कर लेंगे। तो ठंडे प्रदेशों में मरीचिका लिखिए। ठंडे प्रदेशों में समुद्र तट के पास खड़े प्रेक्षक को, ठंडे प्रदेशों में, अब समुद्र तट हो या जलाशय हो, समुद्र तट है तो वहां दिखेगा और नहीं तो जलाशय कोई है तो वहां दिखेगा। लेकिन पानी के आसपास रहोगे तभी ये दिखेगा, पानी के से दूर रहोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। बर्फ पर कोई चल रहा है वहां भी दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी के आसपास ये चीज़ समझ में आती है। जैसे कि गर्म प्रदेशों में, रेगिस्तान में समझ में आ रहा है। तो लिखो ठंडे प्रदेशों में समुद्र के तट के पास खड़े प्रेक्षक को, ठंडे प्रदेशों में समुद्र के पास खड़े प्रेक्षक को दूर से आता हुआ जहाज, दूर से आता हुआ जहाज वायु में लटका हुआ प्रतीत होता है। वायु में, सॉरी,
हाँ, पास खड़े हुए प्रेक्षक को दूर से आता हुआ जहाज वायु में लटका हुआ प्रतीत होता है। वायु में लटका हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकाशीय दृष्टि भ्रम को ही ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग इफेक्ट कहते हैं। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग इफेक्ट कहते हैं। अब उसके जस्ट नीचे लिखो कारण। उसके जस्ट नीचे लिखो कारण। जो प्रक्रिया हमने उधर पालन किया है वही प्रक्रिया इधर पालन करेंगे। आगे लिखो कारण। कारण में लिखो ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण, ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण समुद्र के पास की वायु परतें सघन हो जाती हैं, या जलाशय के पास की, जो भी आपको बोलना है, समुद्र के पास की वायु परतें सघन हो जाती हैं, जबकि ऊपर जाने पर उनका घनत्व क्रमशः घटने लगता है। जबकि ऊपर जाने पर उनका घनत्व क्रमशः घटने लगता है। क्रमशः घटने लगता है। अर्थात नीचे की वायु परतें सघन माध्यम की भांति, अर्थात नीचे की वायु परतें सघन माध्यम की भांति तथा ऊपर की वायु परतें विरल माध्यम की भांति व्यवहार करने लगती हैं। और लगातार विरल जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा कम विरल होने लगे, मतलब ज़्यादा विरल होने लगेंगी, तथा ऊपर की परतें क्रमशः विरल माध्यम की भांति कार्य करने लगती हैं। फुल स्टॉप, लाइन चेंज। समुद्र में स्थित जहाज के ऊपर की ओर जाने वाली किरणें, समुद्र में स्थित जहाज के ऊपर की ओर जाने वाली किरणें, समुद्र में स्थित जहाज के ऊपर की ओर जाने वाली किरणें, ऊपर की ओर जाने वाली किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। अतः अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। अतः अभिलंब से दूर हटती जाती हैं तथा एक निश्चित परत पर आपतन कोण का मान, एक निश्चित परत पर आपतन कोण का मान, एक निश्चित परत पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो अब उल्टा चलेंगी प्रकाश की किरणें। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो अब ये विरल से सघन में आएंगी, फिर अभिलंब की ओर झुकने लगेंगी। दोनों में एकदम सेम कंसेप्ट चल रहा है, बस एक में नीचे से किरणें जा रही हैं, एक ऊपर से नीचे आ रही थी, इतना अंतर है। क्या लिखे हैं? अब ये किरणें विरल से, अब ये किरणें पूर्णांतरिक परावर्तन के पश्चात अब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब ये किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं जिस दिशा से आंखों में प्रवेश करती हैं।
तो उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं जिस दिशा से प्रेक्षक के आंखों में प्रवेश करती हैं। जिस दिशा से प्रेक्षक के आंखों में प्रवेश करती हैं। मॉडर्न युग का अगर ये लड़का है, थोड़ा बाल वगैरह खड़े किया है, ऐसे कर लो, बाल खड़े कर लेगा तो मॉडर्न युग का बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा पुराना लग रहा था। अब ठीक है, बाल खड़ा किया है जेल लगाकर। आजकल लड़के कम नहा भी रहे हैं, जिससे कि कम नहाने से बाल खड़े रहेंगे और नहा लेने से बाल खड़े नहीं रहेंगे। मैं ये भी मुझे स्टूडेंट ही बताए, बड़ा अजीब लगा मुझे कि मतलब न नहाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बाल सेट रहें, बिखरे रहें, एकदम जेल का काम लगे ही नहीं। खैर, अपने टॉपिक पे आए। उस दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं जिस दिशा से आंख में प्रवेश करती हैं। अतः जहाज वायु में उल्टा लटका हुआ प्रतीत होता है। अतः जहाज वायु में उल्टा लटका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है। लटका हुआ प्रतीत होता है। अब उसके जस्ट नीचे लिख लो कि प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है। प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है। हिलता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है। हालांकि हल्का फुल्का हिलता हुआ मिल जाए, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा की जो वायु, ठंडी वायु होती है ना, वो चलायमान नहीं होती है। हमको पता है कि ठंडी वायु, चुपचाप ठंडा व्यक्ति भी चलायमान नहीं होता है। ठंडा है एकदम शांत रहेगा, कूल कूल। अमिताभ बच्चन का ऐड देखो, खोपड़िया में तेल लगाओ और कूल कूल हो जाओ, कूल कूल हो जाओ तो शांत। और जब तक खोपड़िया में तेल नहीं लगा है, ठंडा नहीं है, तब तक बेचैन है, परेशान है। तो भूगोल में हम पढ़े हैं कि जो ठंडी वायु है वो चलायमान नहीं होती है, चलती नहीं है ज़्यादा, हिलती नहीं है ज़्यादा। और इसलिए यहाँ के घनत्व भी लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होंगे, क्योंकि नीचे से वायु जा रही है फिर टकरा के इधर ही आ गई, तो इसलिए हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। लिख लो कि प्रतिबिंब हिलता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है लूमिंग में। तो लिख लो, नीचे की परतें भारी होने के कारण, नीचे की परतें भारी, ठंडी है इसलिए भारी, नीचे की परतें भारी होने के कारण चलायमान नहीं होती हैं। नीचे की परतें भारी होने के कारण चलायमान नहीं होती हैं। नीचे की परतें भारी होने के कारण चलायमान नहीं होती हैं। अतः प्रतिबिंब स्थिर दिखाई देता है। अतः प्रतिबिंब स्थिर दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी। ये लूमिंग इफेक्ट आपके एग्जाम में इस बार आया भी था। अब कुछ और भी इसके परिभाषा उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं। और उन उदाहरणों को हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, वो नोट्स में भी है, आप वहाँ देख लीजिएगा। पहली बात क्या, एक और उदाहरण इसका देखेंगे, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना क्यों? आपको पता है कि हीरा जितना बड़ा रहेगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा रहती है, हीरा जितना छोटा हुआ उसकी कीमत कम होती है। तो हीरे को काटने वाले, गुजरात में इसकी इंडस्ट्री भी अच्छी खासी है, तो हीरे को जब काटा जाता है तो इस तरीके से इंजीनियर उस चीज़ों को काटते हैं या बताते हैं मजदूरों को काटने के लिए कि जो आपतन कोण का मान रहे, प्रकाश जब भी उस पर पड़े तो आपतन कोण का मान IC से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और IC से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो उस समय क्या होगा, पूरी की पूरी प्रकाश जो गई है वो लौट के आएगी और हीरा चमकेगा। तो हीरे का चमकना, देखो अपवर्तन तो है ही, लेकिन अपवर्तन का एक प्रकार क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। और क्या समझना है, तो आप एक गिलास ले लो और इस गिलास में
पानी भर लो, पानी भरने के बाद केमिस्ट्री वाली परख नली आप देखे होंगे, है तो कांच वो, लेकिन उस परख नली को इसमें डालो और डाल के तिरछा करते रहो, तो एक समय के बाद क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाएगा मान, और जो आपके आंखों से प्रकाश जा रही है वो पूरी आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, तो आपको ये चांदी जैसा चमकने लगेगा, सिल्वर जैसा चमकता हुआ प्रतीत होगा, चांदी जैसा चमकता हुआ प्रतीत होगा परख नली। और क्या बात है, तो इस पर आधारित एक हम उपकरण बनाते हैं, जिस उपकरण का नाम है प्रकाशिक तंतु। इसका संरचना लिखा है और उसको हम लोग आगे करेंगे भी। ऑप्टिकल फाइबर, इसमें कांच की दो ऐसी नलियां लेकर और इनको इस प्रकार रखा जाता है कि प्रकाश की किरणें जब इसमें एंट्री करें तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है आपतित कोण, आपतन कोण, ये क्रांति कोण से ज़्यादा रहे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पे क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। ऐसे करते करते प्रकाश जब दूसरे सिरे पर निकलता है तो उसका एकदम जितना तीव्रता यहाँ रहता है सेम वही तीव्रता यहाँ पर भी पाया जाता है। इस प्रकार का उपकरण जो बनाते हैं इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या है, इसकी संरचना सब लिखवा दूंगा क्योंकि ये आने वाले समय में एग्जाम में पूछ सकता है, बट अभी उदाहरण के तौर पर समझ लो कि ऑप्टिकल फाइबर में भी यही कंसेप्ट चलता है। और थोड़ी बात समझ लें कि इसमें और क्या काम आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हमको समझ में आ गया, तो इसका प्रयोग हम कहाँ कर लेते हैं, एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी डॉक्टर लोग करते हैं। एक छोटा सा कैमरा प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में लगाकर पाइप के माध्यम से आपके गले में डालते हैं। आपके गले में ऐसे डाल दिया जाएगा और गले में डाल के उस पाइप को नीचे उतारा जाएगा। उससे पहले कुछ पिला देते हैं कि आपको ये दर्द आभास ना हो, और उससे उबार कर नीचे ले जाकर फेफड़ों का देखना है। इवन बड़ी आंत तक का हिस्सा उससे देख सकते हैं, छोटी आंत तक नहीं दे सकते हैं, ध्यान रख लेना। बड़ी आंत तक का हिस्सा उससे सारा देख सकते हैं, और बड़ी आंत के आसपास जो कुछ भी है वो कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये एंडोस्कोपी होता है, गले का, पेट का, अक्सर ये होता है। एंडोस्कोपी के बाद एक और होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत और प्रकाशिक तंतु के कोलोनोस्कोपी क्या होता है, जो मुंह से डाला जा रहा था वही चीज गुदा द्वार से डाला जाता है शरीर में, और उससे छोटी आंत और छोटी आंत के आसपास की चीजें देखी जाती हैं, उसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। ऐसे ही और भी गले वगैरह के लिए ऑटोस्कोप है, ऑरियोस्कोप है, ऑरियोस्कोपी है, ऑटोस्कोप है, इसी को ऑटोस्कोप भी बोल देते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। एक और चीज सुने होंगे, काजल का चमकना। काजल तो खैर खतरनाक चीज है, बट काजल का चमकना। काजल को एक गिलास के नीचे काजल लगा दो काले कलर का और पानी भर दो, ऊपर से देखोगे तो वो चमकता हुआ थोड़ा प्रतीत होगा। तो काजल का चमकना भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। इन सारी बातों का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और क्योंकि हम कंसेप्ट समझ लिए हैं तो ये बातें हमारे लिए समझना अब टफ नहीं है। मैं एक बार आपको नोट्स दिखा दूं पहले, और फिर समय देखते हुए क्लास को अभी ऑफ करेंगे, और उसके बाद फिर आज ही रात को क्लास एक और होगी, उस क्लास में हम आगे की बातें करेंगे। ये देखिए, दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, इसको समझाने में कितना समय लगा। पहला, रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना, कांच का चटका हुआ भाग अधिक चमकीला प्रतीत होता है। देख लेना अपना, कभी कांच टूट जाए ना तो उसका जो दरार रहता है वो दरार ज्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि वो दरार पर प्रकाश की किरण जा रही है तो क्रांति कोण से अधिक कोण पर टकरा के वापस लौट रही है, तो ज्यादा चमक रहा है वो। तो एंडोस्कोपी नामक यंत्र इसी प्रक्रिया पर आधारित है, बता दिया, जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण किया जाता है। एंडोस्कोपी में एक प्रकाशिक तंतु लगा होता है। प्रकाशिक तंतु अभी जनरली मैं आपको बताया, उसको समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, जिसके माध्यम से इसी यंत्र से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संपन्न होती है और शरीर के आंतरिक भागों का चित्र प्राप्त होता है।
कान के आंतरिक निरीक्षण के लिए ऑरिस्कोप या ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेट के आंतरिक निरीक्षण हेतु गैस्ट्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। गले तथा फेफड़े की आंतरिक निरीक्षण हेतु ग्रेम्पोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ऑटोमेटिक क्वेश्चन उठ जाता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, और देखो वही डायग्राम बनाया गया है जो डायग्राम समझाया मैं, बट इसके बारे में लिखा भी है नोट्स में, लेकिन मैं फिर भी इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा करना रहेगा वो एक्स्ट्रा कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद लेंस हमारा शुरू हो जाएगा। लेंस के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, विवर्तन, व्यतिकरण, ऐसी बातें करके प्रकाश को खत्म करेंगे। देखो समझने में अगर यही बात लिखवाना मुझे होता तो अब तक कब का प्रकाश खत्म हो गया होता, इतना समय लगता क्या, लेकिन समझना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास आपको ऑफलाइन क्लास लगे भी, ऑनलाइन ना लगे, क्योंकि मैं आपको बोल के लिखवा रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिख रहे हो कि चुपचाप तकिया लगा के सुन रहे हो, आपकी मर्जी है। अगर आप लिख रहे हो तो आपको ऑफलाइन क्लास आपके घर पे आ गई है, बोला जा रहा है लिखिए उसी स्पीड से, आपका स्पीड भी बनेगा, राइटिंग भी सही होगी। तो सारा वो काम करने का मैं प्रयास करता हूं जिससे आपको ऑनलाइन न बल्कि ऑफलाइन दिखे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको ऑफलाइन बनाना चाहते हैं, कितना ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि 1 घंटे 50 मिनट की क्लास हो चुकी है। शाम को जब क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की बात करेंगे, और संभावित प्रश्न चैप्टर खत्म होने के बाद देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।